साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों 18 जुलाई 2023 को सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल जारी होने के बाद हमारे द्वारा और पोर्टल से संबंधित एक विशेष जानकारी, एक विशेष वीडियो जारी किया था जो करीब 33 मिनट का था, जिसे कि आपने देखा, समझा और उसके बावजूद आपके जो कई सवाल थे उन सवालों को आपने कमेंट बॉक्स में लिखा और उन सवालों का जवाब आप हमसे चाहते हैं तो प्रत्येक कमेंट्स में जाकर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष को जानकारी देने से बेहतर हम यह समझते हैं कि हम एक ही वीडियो में उन खास प्रश्नों को ले ले और आपके मन में उठ रहे उन तमाम सवालों का समाधान कर ले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं महत्वपूर्ण उन सवालों को ले रहा हूं जिसकी जानकारी आपको शायद किसी और YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने। एक बार नहीं, 2 बार सुने, 3 बार सुने, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, पूरा स्पष्टीकरण दूंगा ताकि आप हर चीज को समझ पाए। तो जब सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल जारी हुआ और उसको लेकर हमने 20 जुलाई की रात्रि 9 बजे अपना एक वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो में हमारे द्वारा संपूर्ण जानकारी तथ्यों के आधार पर दी गई, जिसे आपने सुना। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर सुनिए ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। और अब शुरू करते हैं हम आपके मुख्य सवालों को। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर आवेदन करते समय कई लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों में मुख्य रूप से सवाल यह है कि सर, जिनकी मैच्योरिटी नहीं हुई क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? कुछ लोगों के कुछ बॉन्ड की मैच्योरिटी हो चुकी है और कुछ बॉन्ड की मैच्योरिटी नहीं हो चुकी है, तो ऐसी अवस्था में क्या मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का ही अप्लाई करें या फिर जिनकी मैच्योरिटी नहीं है उनका भी अप्लाई करें? एक चीज आ रही है कि सर MIS के बारे में कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है, MIS के बारे में क्या करें और शेयर के बारे में क्या करें? कई निवेशकों का प्रश्न कि सर मेंबरशिप नंबर जो है वो अलग अलग है, तो ऐसी अवस्था में कौन सा मेंबरशिप नंबर यूज करें? मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिखा गया है। कई बॉन्ड्स के अंदर मैच्योरिटी कब होगी और उसकी मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा वो नहीं लिखा हुआ है। इस अवस्था में क्या करें? हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं लेकिन वहां से संतुष्टिप्रद जवाब नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है, उन्हें कैसे अपलोड करें? पासबुक है, हमने आरडी खोली, अब 60 किस्तें जमा हैं, तो क्या 60 किस्तों की रसीदें चढ़ाए या क्या करें? उसकी एंट्री कैसे करें? एक व्यक्ति एक ही बार आवेदन कर सकता है या दूसरी बार आवेदन कर सकता है? इस बारे में आधार कार्ड के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर और सहारा निवेशक बॉन्ड के अंदर अलग अलग नाम मिसमैच हो रहे हैं, उसका क्या करें? पैन कार्ड मांग रहे हैं 50,000 से अधिक की जमा पे और मैंने उसको अपने ITR में शो नहीं किया है, तो क्या मेरे लिए कोई खतरा रहेगा? ये सारी जानकारियां मुख्य रूप से मांगी जा रही है। उसमें से एक चीज मैं जरूर भूल गया हूं जो मैं ले रहा हूं कि सर डेथ क्लेम के मैटर में क्या किया जाए? क्या डेथ क्लेम का आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल पे? और एक चीज ये आई कि क्या हम सहारा की सोसाइटी के अलावा सहारा क्यूशॉप, गोल्ड मार्ट, रियल एस्टेट, हाउसिंग, इनके अंदर पैसा फंसा हुआ है, यानी कि इन 4 सोसाइटियों से अलग, तो क्या हम उसका आवेदन कर सकते हैं? आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस YouTube चैनल के जरिए हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भी जवाब या जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है, यह हमारे निजी ज्ञान और विवेक पर आधारित है। हमारे सुझाव है, उन्हें मानना या न मानना आप पर निर्भर करता है।
उस मामले में आप चाहें तो किसी दूसरे एडवोकेट्स की या दूसरे लोगों की आप राय ले सकते हैं। हम हमारे विवेक और ज्ञान के आधार पर इन सवालों का हम आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे कि सर मैच्योरिटी नहीं हुई है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हो सकता है दूसरे YouTube चैनल पर आपको यह जानकारी दी गई हो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहां पर मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रहा हूं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि कुछ बॉन्ड्स की मैच्योरिटी हो चुकी है और कुछ बॉन्ड्स की मैच्योरिटी नहीं हुई है। उस अवस्था में किसको अप्लाई करें? तो यहां पर मेरा सजेशन, मेरा सुझाव आपके लिए यह है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में मैच्योरिटी डेट नहीं पूछी जा रही है, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में यदि आपकी मैच्योरिटी नहीं हुई है तो हमारे सुझाव के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर केवल डिपॉजिट अमाउंट एंड डिपॉजिट डेट ही पूछी जा रही है। अब तीसरा सवाल यह है कि सर MIS और शेयर का क्या करें, क्योंकि इसका भी कोई विकल्प नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि हर स्कीम के लिए अलग अलग विकल्प दिया जाए, हो सकता है यह संभव नहीं हो। आप MIS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो फॉर्म भरा जाता है उसमें पूछा जाता है, पीछे का एक कॉलम है जिसमें लिखा है कि जमा आंशिक रूप से चुकाया गया ऋण राशि। तो उसमें यदि कोई MIS अमाउंट आपने प्राप्त किया है तो आप उसका हवाला लिख सकते हो। आप MIS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, शेयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और यदि कोई आंशिक राशि आपने प्राप्त की है तो आप उसका जिक्र भी कर सकते हैं। अगली बात कर रहे हैं, सर मेंबरशिप नंबर अलग अलग है तो क्या करें? देखिए, आप जिस सोसाइटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बॉन्ड पे यदि मेंबरशिप अलग अलग लिखे हैं तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर निवेश डॉक्यूमेंट, कोई भी एक FD बॉन्ड की जब आप एंट्री करेंगे तो उसके पेज आगे मेंबरशिप का हवाला दिया हुआ है। वहां पे आप जो उस बॉन्ड का जो मेंबरशिप नंबर है आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। तो मेंबरशिप अलग अलग होना आपको बाधित नहीं करता है, जबकि नियम यह कहता है कि एक सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति का एक ही मेंबरशिप होना चाहिए। बट आप अप्लाई कर सकते हैं, जब गलती उन्होंने की है तो कोई इश्यू नहीं। हेल्पलाइन पर कॉल संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली हेल्पलाइन पर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें प्रकरण के तथ्यों की संपूर्ण जानकारी नहीं है। ऐसी अवस्था में उन्हें एक अच्छे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उन्हें एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से सवालों के जवाब उनके द्वारा लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जो उन्हें देने होंगे। अब बात कर रहे हैं हम डेथ क्लेम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनिएगा। यहां पर भी ये कहूंगा कि यह मेरी अपनी ओपिनियन है, आप दूसरे लोगों से आप राय प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि आज तारीख तक डेथ क्लेम के मैटर में पोर्टल पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। हो सकता है कि पब्लिक की कमेंट्स के आधार पे पोर्टल पे अपडेशन हो और कल यदि डेथ क्लेम का ऑप्शन आ जाए तो आप उस ऑप्शन को क्लेरिफाई कर सकते हो। लेकिन यदि आपके घर में किसी खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी दशा में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर भी मैं आपको कहूंगा कि आप डेथ क्लेम में अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि एज इट इज ही जिस तरीके से आप खुद के लिए आवेदन करते हैं उसी प्रकार से आवेदन कीजिए, और आवेदन में जहां पर सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है उस सिग्नेचर के ऑप्शन में आप नीचे ब्रैकेट में लिखें विधिक उत्तराधिकारी और फिर ऊपर साइन करें, पेन से लिख सकते हैं। और नीचे जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है यहां पर आप एक और घोषणा पत्र अपनी तरफ से लिखे, और वो घोषणा पत्र क्या है मैं बोल रहा हूं, नोट कीजिएगा। मैं XXX आपका जो भी नाम है, पिता XXX जो भी आपके पिताजी का नाम है, निवेदन करता हूं
कि यह जो आवेदन मैंने प्रस्तुत किया है इसमें मेरे पिताजी या माताजी उनका नाम लिखिए, द्वारा निवेश किया गया था, उनकी मृत्यु दिनांक डैश 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 को हो चुकी है, यानी मृत्यु की दिनांक भरी है। फिर लिखिए कि मैं उनका विधिक वारिसान हूं और इस राशि को प्राप्त करने के लिए मैं उत्तराधिकारी हूं, जिस कारण मेरे द्वारा यह आवेदन किया गया है, अतः यह राशि मुझे लौटाई जाए। मेरे पिता माता का मृत्यु प्रमाण पत्र इस घोषणा पत्र के साथ संलग्न है। और फिर जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको आप पीछे लगाइए, उसको भी स्कैन कीजिए और आप उसको अपलोड कर दीजिए। इस तरह डेथ क्लेम मैच्योरिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस घोषणा पत्र में नीचे आप स्थान जिस जिले के हो उस जिले का नाम, दिनांक, जिस तारीख को आप अपलोड कर रहे हो वो तारीख और हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर कीजिए और नीचे फिर लिख दीजिए विधिक उत्तराधिकारी। यानी कि जो कॉलम मैंने आपको बताया है उस रूप में आप डेथ क्लेम के मैटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर यह बात है कि मान लीजिए आपका खुद का भी आवेदन है और आपके पिताजी का भी आवेदन है जिनकी डेथ हो चुकी है, तो आपको इस घोषणा पत्र में यह चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि क्रम संख्या 1 से लेकर 5 तक का निवेश स्वयं मेरे द्वारा किया गया है। क्रम संख्या 6 से लेकर 12 तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पिता या माता द्वारा किया जा चुका है। ये लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी और मैं उनका पुत्र हूं, विधिक उत्तराधिकारी हूं, उनकी पत्नी हूं, जो भी आपका रिलेशन हो वो आप मेंशन करते हुए डेथ क्लेम के मैटर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब पोर्टल ने इस चीज को नहीं किया है तो यहां पर ऐसी स्थिति में यदि आप अपना क्लेम प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्लेम एक्सेप्टेड होगा। यह हमारा मानना है, हमारी निजी और व्यक्तिगत राय है जो हमने बहुत सोच समझकर आपके सामने रखी है। अब हम बात कर रहे हैं कि पोर्टल चल नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं पोर्टल चलने के लिए आप ई मित्र पे जाए, आप एक अच्छे ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज, फाइबर फैसिलिटीज वाले ई मित्र पे जाए, क्योंकि इसके लिए एक अच्छी नेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। दूसरी बात, यदि पोर्टल अभी नहीं चल रहा है, आप शाम को ट्राई करें, कल ट्राई करें, परसों ट्राई करें, लेकिन आप ये काम अवश्य करें। तीसरी बात कि डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं मुझे कई ऐसे साथियों ने पोर्टल पे अप्लाई करके भेज दिया है जिनमें किसी के 70 बॉन्ड है, किसी के 80 बॉन्ड है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनके आरडी है, जिन्होंने मान लीजिए 1000, 2000, 3000 रुपए मंथली जमा कराया है और 5 साल तक जमा कराया है, तो उनको 5 साल की 60 रसीदें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। केवल वह अपने पासबुक को अपलोड करें और अंतिम तिथि वाली जो रसीद है आप उसको भी अपलोड करोगे तो वह एक्सेप्टेड है और उसमें आप टोटल अमाउंट का हवाला लिख देंगे। जैसे आपने 1000 रुपया जमा कराया और 38 माह जमा कराया है तो 38,000 रुपीज आप लिख सकते हो आप अपने अमाउंट के अनुसार। अब एक बात जरूर है कि कई लोग ये सोचते हैं कि सर मैच्योरिटी में कुछ बॉन्ड बाकी है, कुछ हो चुके हैं, उनको अप्लाई कर देता हूं। तो यहां ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति एक बार ही आवेदन कर सकता है। यदि आपके किसी जिन्होंने भरा है उनमें किसी खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है और आप उसके नॉमिनी है, तो आप अपने आधार कार्ड से अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप एक ही बार कर सकते हैं, तो खुद का भी करें और उनका भी उसमें शामिल कर सकते हैं। आपकी मैच्योरिटी नहीं हुई है उसका भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज जो है उसमें इसको मेंशन नहीं किया गया है, इसमें केवल और केवल मूल राशि मैनेज की गई है। तो अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की डेट से सॉफ्टवेयर जो उसका इंटरेस्ट रेट है वह कैलकुलेट करेगा। तो ये आपको सोचने की अधिक आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है, मैच्योरिटी के लिए भी, नॉन मैच्योरिटी के लिए भी, डेथ क्लेम के लिए भी। एंड गार्जियन कोई संरक्षक के रूप में अप्लाई करता है जिन्होंने कि छोटे बच्चों के नाम से जो कि 18 साल से छोटे हैं उनके नाम पे अप्लाई किया है, तो घोषणा पत्र में वो चेंजेस हो जाएगा और वो संरक्षक के रूप में भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को फिर कह रहा हूं बड़े ध्यान से, तसल्ली से, कान में ईयरफोन लगा के 2 बार जरूर सुने, क्योंकि हर चीज में क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, हर वो जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि विधिक प्रावधानों की अनुपालना में मैं आपको जानकारी दे पाऊं। अब यह है कि सर आधार कार्ड में नाम अलग है और सहारा के बॉन्ड्स में नाम अलग है।
अब वो समय नहीं रहा कि आप बॉन्ड्स के अंदर नाम चेंज कराने जाओगे और सारा के बॉन्ड्स के आधार पर आपके आधार कार्ड में चेंजेस कराने जाओगे। आप जैसे ही आधार कार्ड का लॉगिन करोगे, आपके आधार कार्ड की जो डिटेल है वो ले लेगा सिस्टम। अब बात यही है कि यदि आपके, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इन चीजों के लिए आप मुझे फोन करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उससे बेहतर मैं आपको स्पष्ट जानकारी दे रहा हूं। मान लीजिए आपके आधार कार्ड में आपका नाम राम प्रसाद शर्मा है और आपके सहारा बॉन्ड्स के अंदर आपका नाम राम प्रसाद ही लिखा हुआ है, तो इस अवस्था के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो वो आधार कार्ड का जो डाटा है वो कैच कर लेगा और फिर आप अपने जो डॉक्यूमेंट जो है वो सारे अपलोड कर दीजिए। सारे अपलोड करने के बाद वही जो मैंने डेथ क्लेम के मैटर में बताया, वही जो मैंने संरक्षक के मैटर में बताया, ये जो निचली जगह जो प्रिंट आउट आपके सीआरसी फॉर्म की निकलेगी, यहां पर फिर से आप फिर एक घोषणा पत्र लिखिए और वहां लिखिए कि आधार कार्ड में मेरा नाम ये है, सहारा बॉन्ड्स में मेरा नाम ये है, मैं एक ही व्यक्ति हूं, सहारा बॉन्ड्स में गलती से ये नाम अंकित हुआ है, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि राम प्रसाद शर्मा और राम प्रसाद एक ही व्यक्ति है। यह जानकारी मेरे निजी ज्ञान और जानकारी में सही होकर सत्य है, स्थान लिखे, दिनांक लिखे और हस्ताक्षर कर दें। फॉर्मेट है, बनाना पड़ेगा, मैं एक शॉर्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं जिससे कि आप समझ पाए होंगे। तो आधार कार्ड और बॉन्ड में अगर नाम मिसमैच है तो आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब आगे चल रहे हैं कि सर पैन कार्ड मांग रहा है 50,000 के जमा पे, और हमने जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बात की जानकारी दी नहीं थी। मुझे पिताजी से पैसा मिला था, किसी दूसरे सोर्स से मिला था, कृषि से मिला था, जिस XYZ जो भी बात हो, मैं इस चीज को सबमिशन नहीं कर पाया। तो क्या मुझे आवेदन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, यदि आपका पैसा है और आपने जमा कराया है तो आप पैन कार्ड की डिटेल दीजिए और आप अपलोड कीजिए। भविष्य में राशि जब भी आती है उस संदर्भ में जो भी मैनेज करना है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेज कर लेंगे। यदि पूरी राशि आती है और कोई पेनल्टीज वगैरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निकलती है तो वो लीगली जो है आपको पे करनी होगी, जो आप कर दीजिएगा। तो इस मामले में हमारा सुझाव ये है। इसके अलावा आपके कई ढेरों सवाल हो सकते हैं, कई सवाल हो सकते हैं जिन सवालों का जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर शुद्ध हिंदी में यदि वो सवाल आप टाइप करेंगे हमारे YouTube चैनल पे तो हम उसका जवाब बखूबी रूप से देने की कोशिश करेंगे। सारा सीआरसी मैटर में हर जानकारी हमारे द्वारा कानूनी तथ्यों के आधार पर इस चैनल पर अपलोड की जाती रहेगी, जिससे कि आप सुनकर लाभान्वित होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और यदि आपने हमारे पुराना वीडियो नहीं सुना है तो मैं एक बार और कहूंगा उस वीडियो को पूरा सुने। क्यों? उस वीडियो में हमने स्पष्ट किया है 10,000 मिलेंगे या पूरी राशि मिलेगी। घोषणा पत्र पे लिखा है, मैं किसी और मंच में नहीं जा पाऊंगा, उसकी सच्चाई क्या है वो सारी बातें क्लियर की है। यदि आपको आपकी पूरी राशि का भुगतान नहीं होता है तो आपको कोई एग्रीमेंट बाधित नहीं करता है भविष्य में किसी और कोर्ट जाने के लिए। लेकिन एक रूमर, एक अफवाह फैली है, आपको उससे दूर होना पड़ेगा। और इन चीजों की जानकारी हमसे फोन करके कमेंट्स में पूछने से बेहतर है कि आप हमारा 20 जुलाई को जो वीडियो पोस्ट हुआ है और उसके बाद जो सहारा सीआरसी से जुड़े वीडियो पोस्ट हुए हैं उनको सुने, क्योंकि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल जारी होने के बाद यह हमारा केवल और केवल तीसरा वीडियो है जो विभिन्न तथ्यों पे बना है। तो उनको सुनेंगे तो सारी जानकारी आपके सामने पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, और भी कोई टेक्निकल इश्यूज आपको आता है, जिन सवालों का जवाब आप चाहते हैं आप लिखें। साथ ही सीआरसी पोर्टल पर एक शिकायत पृष्ठ बना हुआ है, नीचे शिकायत और सुझाव बने हुए हैं, वहां आप अपनी शिकायत और सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी एक बात कहूंगा, ये जो जानकारी दी है मैंने आज
के पोर्टल के आधार पे दी है। हो सकता है आज शाम, कल या फिर भविष्य में पोर्टल पर अपडेशन हो तो आपको उसके अनुसार अपनी कार्रवाई को पूर्ण करना होगा। तो एक बार फिर कहूंगा उन तमाम लोगों से जिन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई की हो, चाहे वो हाईकोर्ट में रिट फाइल की हो, कंज्यूमर कोर्ट में गए हो, पीएलए स्थायी लोक अदालत में गए हो, चाहे उन्होंने सीआरसी को क्लेम भेजे हो, चाहे उन्होंने कोई भी कार्रवाई की हो, उन सभी लोगों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और उनको कराना चाहिए। और उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनको भी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं हमारी पूरी जानकारी जो हमने ब्रीफ में दी है आपने इसको सुना होगा, समझा होगा। यदि आप इस संदर्भ में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें। कई लोग जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो इस तरह के मैसेज करते हैं जिससे कि माहौल बिगड़ता है। ऐसे लोगों को मैं सावधान करने चाहूँगा कि नेगेटिव कमेंट्स से दूर रहें। आपके कमेंट रिमूव किए जा सकते हैं, रिपोर्ट की जा सकती है, गूगल द्वारा आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। साथ ही यदि आपका ऑफेंसिव कमेंट होता है तो ऐसी अवस्था में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जनता दुखी है, निवेशक परेशान है। इस मामले में हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि हम एक स्वच्छ, पारदर्शी, संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखें जो आपके लिए सहज, सुलभ और पारदर्शी हो। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और जनहित की इस जानकारी को प्रत्येक निवेशक को शेयर करें। ये उम्मीद करते हैं, सिर्फ इतना सा सपोर्ट आपका चाहिए कि जन जन तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़, जय राजस्थान।